नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बहुत ही मजेदार टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि आपके घर में जो मम्मी और पापा हैं या फिर दादा और दादी हैं, नाना और नानी हैं, उनके कंधे में हमेशा दर्द होता है, उनके गर्दन में हमेशा दर्द होता है। इस तरह तेजी से वो नहीं कर पाते हैं, या फिर गले को जो हम बोलते हैं कि इस तरह मूव करना, वो नहीं कर पाते हैं। तो वो क्यों नहीं कर पाते हैं, इस बारे में आज के लेक्चर में हम अच्छे से समझ पाएंगे। और मेडिकली हम इसको कैसे समझते हैं, मेडिकली ये क्या है, किस तरह है, और अगर ये हो जाती है तो आखिर इसका इलाज क्या है। तो इसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, जब आपके गर्दन में दर्द होती है, हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। कॉपी और पेन निकालिए और नोट कीजिए। वैसे मैं नोट्स को टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, लेकिन आपको नोट करना है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कंधे में दर्द होना। ठीक है, कंधे में दर्द तब जाता है जब आपके गर्दन से दर्द ट्रांसफर हो जाता है कंधे में। साथ ही ये जो दर्द है वो आपके हाथों में भी हो जाता है और हाथ में वीकनेस भी हो जाती है। तो एग्जैक्टली क्या है, अगर एक शब्द में हम बोले तो क्या है ये है कि अगर आपके कंधों के, समझिए कि कंधे के ऊपर क्या है, गला है, ये हमारा गला के पीछे क्या है, रीढ़ की हड्डी, जो हमारा बॉडी है ऊपर का पोर्शन। ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर हमारा ब्रेन है इस तरह, और इस तरह रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, इस तरह रीढ़ की हड्डी होती है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखिए जो ब्रेन है, ये ऊपर में है हमारा ब्रेन, ये कैसे रिएक्ट करता है। तो समझिए कि ये है मम्मी, ये है मम्मी, और जो रीढ़ की हड्डी है जिसको हमने बोला स्पाइनल कॉर्ड, क्या बोला, स्पाइनल कॉर्ड, और ये है पापा। तो मम्मी क्या कर रही है, मम्मी में इमोशन है, मम्मी चिल्लाती भी है, मम्मी मारती भी है, मम्मी प्यार से आपको पुचकारती भी है। तो ये क्या है, ब्रेन में सारी चीज़ें होती हैं, ये सभी चीज़ें ब्रेन में होती है। तो ये एक तरह से मम्मी जैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, और पापा क्या करते हैं, पापा सपोर्ट करते हैं फैमिली को। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे पूरे ऊपर वाले भाग को सपोर्ट करके रख रखी है। कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं करते, लेकिन सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरे बॉडी के, यानी कि अपर पोर्शन को सपोर्ट प्रदान करता है, यहाँ तक कि कमर के पास तक वो सपोर्ट आपको देता है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है तो गले से, यहाँ से भी शुरू है, मतलब ब्रेन यहाँ पे खत्म है और यहाँ से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब रीढ़ की हड्डी शुरू होती है तो गले की जो पास होती है वो 7 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल। इसीलिए मैंने बोला कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है जो कि गले में है, सिर्फ गले में जो रीढ़ की हड्डी है सिर्फ उतने में प्रॉब्लम है, उसको हमने क्या बोला, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। अब हम समझ गए मतलब क्या हुआ, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस इक्वल टू नेक पेन, हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए मैंने लिख दिया नेक पेन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब गले में दर्द होता है तो क्या जैसा हमें दर्द होता है कहीं और अंग में वैसा होता है? नहीं, जब गले में दर्द होता है तो बहुत खिंचा हुआ महसूस होता है यहाँ पे, मतलब तेजी से आप यूं जब करेंगे, जिसके भी गले में दर्द है, अगर ये जब होता है तो अधिक उम्र वाले लोगों को ही ज़्यादा होता है। 85% चांसेस होते हैं जो कि 60 साल से ज़्यादा है, 60 ईयर्स, उनको ये हो जाए। लेकिन आजकल देखा गया है कि 85% नहीं, आजकल 40 या फिर 60% लोग जो कि 55 से 60 के बीच में है, या फिर 50 से 55 और 60 के बीच में है, इन तीनों उम्र के जो लोग होते हैं, मतलब समझिए 50 के बाद से ये शुरू हो जाता है, गले में खिंचावपन, गले में थोड़ा सा टेंडरनेस, मतलब क्या, आपको ऐसे दर्द होगा। ठीक है, पेन होगा, दर्द महसूस होगा, साथ ही आपके गले में यहाँ पे बहुत सॉफ्ट सा फील होगा, क्योंकि वहाँ पे सूजन हो जाएगी। तो ये सभी क्या है, गले में दर्द का एक लक्षण है। तो लक्षण क्यों आया, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाए। अब एग्जैक्टली क्या होता है जो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो छोटे छोटे डिस्क से बनी हुई है, मतलब जैसे समझिए कि यहाँ पे छोटी छोटी क्या है, एक बॉक्स टाइप की है, और बहुत सारे बॉक्स साथ में मिल गए हैं, और तब जाकर के आपका ये स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है। देखिए जिस तरह हम तकिया में कैसे भरते हैं, रुई भरते हैं, वैसे ही ये छोटे छोटे बॉक्स के बीच में एक बहुत
फ्लफी सा, एक बहुत सॉफ्ट सा पदार्थ है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल डिस्क। क्या बोलेंगे? स्पाइनल डिस्क। ठीक है। अब ये जो बक्सा है, छोटे छोटे बक्से से मिलकर के बना हुआ है, इस बक्से के भीतर क्या हुआ है, रुई की तरह क्या है, स्पाइनल डिस्क भरा हुआ है। ये समझ गए, स्पाइनल डिस्क भरा हुआ है। जब हम जवान होते हैं तो ये जो रुई है वो बिल्कुल ठीक होती है। जैसे कि समझिए कि जब एक तकिया बनता है तो जब हम रुई उसमें भरते हैं तो वो बिल्कुल एकदम मुलायम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत उठा उठा होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है और हम लोग उस पर सोते जाते हैं, मतलब टाइम के साथ जैसे जैसे उसका यूज़ होता है, वो जो रुई है वो नीचे की तरफ और होता जाता है। एक टाइम पे वो बहुत पतला हो जाता है तकिया। ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे जो डिस्क है, जो इस छोटे छोटे से बॉक्स में जो डिस्क भरा हुआ है, उम्र के साथ वो भी सूखने लगता है। जब वो सूख जाता है तो क्या होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे घर्षण होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या, ये जो बॉक्स है वो हड्डियों का बना हुआ है, तो हड्डी टकराने लगेगी जिससे आपको दर्द महसूस होगा। तो एग्जैक्टली यही होता है कि गर्दन के पास जो यहाँ पे रीढ़ की जो हड्डियां होती है, जो शुरुआत की हड्डियां होती है, उसमें जो स्पाइनल डिस्क है वो फिर सूखने लगता है, जिसकी वजह से दर्द होने लगता है। ठीक है। तो मेन रीजन ये है कि वहां पे स्पाइनल डिस्क क्या हो गया है, स्पाइनल डिस्क डिहाइड्रेट हो गया है। इस शब्द का हम यूज कर सकते हैं, डिहाइड्रेट हो गया है और सिकुड़ गया है, श्रिंक हो गया है। जैसे कि तकिया में भरा हुआ रुई श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, आपस में बैठ जाता है जब उसका यूज ज्यादा होने लगता है या फिर लंबे टाइम तक होता है तब। सेम ऐसे ही होता है। अगर ये हो गया है, अगर गर्दन में दर्द है तो लक्षण क्या क्या आएंगे, अगर ये प्रॉब्लम हो गई, पहला तो आपके गले में दर्द होगा। ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं, सिम्टम हम लिख सकते हैं। ठीक है। सिम्टम्स भी आप लिख सकते हैं या फिर आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की स्पेलिंग क्या होती है, CLINICAL, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, MANIFESTATION। ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे मैं मिटा दूँ, TION, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो पहला क्या होगा, पहला नेक पेन होगा, मतलब गर्दन में दर्द। ठीक है। नेक पेन हो सकता है। दूसरा क्या होगा, दूसरा समझिए, जब रीढ़ की हड्डी है तो यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स होंगे, मतलब जो नसें होंगी जो कि सूचना को पहुंचाती है ब्रेन तक। अब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में बातचीत कैसे करता है, नसों के माध्यम से ये बातचीत करता है। ठीक है। तो जब ये नसों के माध्यम से बातचीत करता है तो जब यहाँ पे जब डिस्क सिकुड़ रही है, जब यहाँ पे डिस्क डिहाइड्रेट हो रही है, तो यहाँ की जो नसें हैं वो भी प्रभावित होती है, जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होती है और हमारे दूसरे अंगों से कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे जो वो नसें प्रभावित हो रही हैं तो क्या होगा, तो उसकी वजह से जो कंट्रोल है, जैसे कि हम जब चलते हैं तो क्या होता है, ब्रेन हमारा सिग्नल भेजता है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डियां हैं, वो सपोर्ट करती है, तब हम चल पाते हैं, एक कोऑर्डिनेशन में चल पाते हैं। मतलब कब पैर रखना है, कब दायां रखना है, कब बायां रखना है, ये हम पहले से तय करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। तो ये क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेशन से हम चल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, नसें प्रभावित हो गई है क्योंकि जो डिस्क है वो डिहाइड्रेटेड और श्रिंक हो गया है, सिकुड़ गया है। तो क्या होगा, उसमें डिस्टर्बेंस होगी, मतलब क्या होगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या होगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये चीज हो गई। कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो अपने बॉवेल मूवमेंट पे, लैक कंट्रोल ऑफ ब्लैडर एंड बॉवेल मूवमेंट। अब इसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए, लैक कंट्रोल ऑफ ब्लैडर एंड बॉवेल मूवमेंट, इसका मतलब क्या है कि जब नसें प्रभावित हो रही है तो जब पेशाब की जो थैली होती है उसमें पेशाब जमा होता है और समय समय से यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। ठीक है, ये सब बातें हम जानते हैं। ठीक है, तो जब पेशाब बहुत तेजी से किसी को लगता है तो क्या होता है, अगर कोई बाथरूम में है तो कोई कंट्रोल करके बाहर खड़ा होता है, तो कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी होती है वो ऐसे व्यक्ति में कम हो जाती है। अगर इनको बाथरूम लगेगा तो इनको बहुत जोर से लगेगा और उस कंट्रोल नहीं होगा, हो सकता है कि वो बाहर खड़े खड़े कर भी दे, ऐसा होता है, अधिक उम्र पे ऐसा हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, बॉवेल मूवमेंट और मल त्याग भी जब उनको करना होता है तो उस मल त्याग पे भी उनको कंट्रोल नहीं होता, या तो बार बार लगता है या फिर
वो कंट्रोल नहीं कर पाते, हो सकता है कि वो अपने कपड़ों में ही कर दे, तो इस चीज़ की कमी आ जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं लैक कंट्रोल ऑफ बॉवेल और ब्लैडर कंट्रोल। ठीक है, इतनी बातों को हम समझ गए। अब जब गर्दन में दर्द है तो ये दर्द ट्रांसफर होकर के आपके कंधों तक भी आ सकता है, मतलब शोल्डर पेन हो सकता है, और फिर ये दर्द आपके हाथ तक भी ट्रांसफर हो सकता है, हाथ में वीकनेस होने लगेगा। साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ आपको चलने फिरने या फिर गला इस तरह घुमाने में भी दर्द होता है। अब हम बात करें कि क्या ये जवान युवा में हो सकती है, कोई अगर जवान व्यक्ति है तो क्या उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है? तो जी हाँ, उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है तब जब वो अधिक ऊंचे तकिए का इस्तेमाल करता है सोने के टाइम में। तब आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप सोते हैं तो आपको अधिक ऊंचा तकिया का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, पहला बात ये। दूसरा, जब भी हम यूज़ करते हैं ना, फ़ोन इस तरह देखते हैं, बहुत देर तक देखते हैं, तो ये गर्दन पे क्या है, गर्दन पे प्रेशर पड़ रहा है। ज़्यादा देर तक गर्दन को अगर झुका करके हम फ़ोन या फिर कुछ भी अगर बुक भी हम पढ़ते हैं तो उससे भी गर्दन पे असर होता है, जिससे कि आपको नेक पेन की शिकायत रह सकती है। तो ये सभी चीज़ें नहीं करनी है और इससे आपको अवॉइड करना है। चलिए, हमने दो चीज़ों को पढ़ लिया। पहला हमने क्या पढ़ा, पहला हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, पहला हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और हमने पढ़ लिया, तो डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। दूसरा, हमने सिम्टम्स देख लिए कि आखिर लक्षण क्या आएंगे, तो सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, तीसरा हमें पढ़ना है कारण, मतलब कॉजेस। ठीक है, कॉजेस या फिर आप इसको ईटियोलॉजी भी बोल सकते हैं, ईटियोलॉजी मेडिकली अगर हम बोले तो ईटियोलॉजी। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ लिया, नेक पेन होता है। उसके बाद उसके बाद हमने लक्षण पढ़ लिया कि लक्षण आखिर क्या क्या आते हैं अगर आपके गर्दन में दर्द है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण हो जाता है जिसकी वजह से ये चीज़ें होती है। तो बहुत सारे लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को जॉइंट पेन है, किसी को कुछ भी है, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी घुटने में दर्द है, किसी की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। लेकिन इसमें हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी डिजीज़ हो तो उसको पता कैसे लगाएंगे, हमें उसका पहले टेस्ट करना है। जब हम टेस्ट करते हैं उसके बाद हम कंफर्म करते हैं कि वो कौन सी डिजीज़ है जिसके कारण पेशेंट को दर्द हो रहा है। ऐसे हम किसी का भी जो लक्षण उठा करके या फिर देख करके या फिर सुन करके नहीं बता सकते हैं कि किसी पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। लक्षण बहुत सारे डिजीज़ में लगभग सेम आते हैं, तो लक्षण के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, कारण क्या क्या है। तो कारण को याद करने का सबसे अच्छा प्रोसेस है, ये देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, डी से हम क्या लिखते हैं, डी से है डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड डिस्क। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको याद कैसे करेंगे, जो कारण है उसको डायरेक्टली आप ऐसे याद करें, धन्नो हंसी सांप के बीन पे। ऐसे धन्नो नाचती है लेकिन इसमें धन्नो हंस रही है, तो हम नहीं हंसेंगे इस पे, लेकिन यहाँ पे धन्नो हंस रही है। ठीक है, तो धन्नो हंसी सांप के बीन पे। ठीक है, चलिए अब हम इसको पहले पूरा कर देते हैं। डी से क्या होगा, डिहाइड्रेटेड डिस्क। ठीक है, उसके बाद एस से क्या होगा, हर्निएटेड, हर्निएटेड डिस्क। ठीक है, ये समझ गए। एस से क्या होगा, स्टिफ लिगामेंट, एस से क्या हो गया, स्टिफ लिगामेंट। और बी से क्या हो गया, बोन स्पर्श। पी से क्या हो गया, फोन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या सिखाया, यहाँ पे सबसे पहले कारण याद करने के सबसे इजी तरीका क्या है, धन्नो हंसी सांप के, ऐसे सांप बीन पे। ठीक है, तो डी से क्या हो गया, डिहाइड्रेटेड डिस्क। एस से क्या हो गया, हर्निएटेड डिस्क। और एस से हो गया स्टिफ लिगामेंट, बोन स्पर्स और फोन। अब ये सभी क्या है, देखिए पहला क्या है, डिहाइड्रेटेड डिस्क, मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डियां होती है, छोटे छोटे जो बॉक्स होते हैं, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जैसे रुई होता है वैसे वो डिस्क होता है, वैसे बीच में सॉफ्ट सा लगा हुआ होता है, यहाँ पे दो बोन्स के बीच में सॉफ्ट सा लगा हुआ होता है, जैसे तकिया में होता है। ठीक है, तो ये जो डिस्क है ये फिर क्या होती है, ये फिर सूख जाती है, उसी को मैंने बोला डिहाइड्रेटेड डिस्क।
एज के टाइम में जब ज़्यादा एज होने लगता है तो एज के अनुसार ये फिर सूखने लगती है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये बाहर निकल जाती है, जिससे जो दोनों साइड का जो हड्डी है, मतलब बीच में क्या होगा, बीच से जो अगर समझिए कि अगर ये रुई है तो अगर ये रुई निकल गई तो क्या होगा, यहाँ पे घर्षण होगा, आपस दो बोन टकराएंगे, जब दो बोन टकराएंगे तो क्या होगा, पेशेंट को दर्द महसूस होगा, ऐसा होगा। चलिए अब दूसरा क्या है, हर्निएटेड डिस्क। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो बोन है, ये जो हड्डी है, अब देखिए ये बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा एज हो गया तभी भी ये थोड़ी पतली सी है, जो हमारी रुई है वो थोड़ी सी कम बची है, लेकिन यहाँ पे अब भी बची है, सूखी नहीं है पूरी। लेकिन ये जो आसपास की जो हड्डियाँ हैं वो बुढ़ापे के कारण या फिर अधिक उम्र होने के कारण क्या हो गया, उसमें क्रैक आ गए हैं। जब क्रैक आ जाता है तो ये जो रुई है वो भी बाहर निकल जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और गर्दन में बहुत दर्द होता है, मतलब यूं भी नहीं हो पाएगा, जल्दी जल्दी यूं भी नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे कितना ज्यादा दर्द होता है। स्टिफ लिगामेंट, अब लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट हमने पढ़ा है क्लास 12th में, क्लास 12th में हमने पढ़ा है दो हड्डियों को जो बांध करके रखती है। समझिए कि एक ऐसी प्रकार की रस्सी होती है हमारे बॉडी में, एक ऐसी प्रकार की रस्सी मौजूद है जो दो हड्डियों को बांध करके रखती है, उसी को हम बोलते हैं लिगामेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आसपास जो दो हड्डियां हैं इसको बांधने का काम कौन कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी तो पूरी लंबी सी है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे बक्से जैसी हड्डियां बहुत ज्यादा है। जब गर्दन में यहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ पे जो है इसकी संख्या 7 है, तो जब गर्दन में होती है तो ये आपस में कैसे बंधी हुई है और कैसे खड़ी है, लिगामेंट के थ्रू। ये बॉडी में पाई जाने वाली एक प्रकार की रस्सी आप समझ लीजिए। तो लिगामेंट जो है वो बहुत टाइट हो जाता है, रस्सी अगर सॉफ्ट होगी तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, हम कैसे भी मूवमेंट करेंगे, हम कैसे भी नाचेंगे, गाएंगे, चलेंगे, हाथ घुमाएंगे तो वो मैनेज कर लेगा, क्योंकि वो जो रस्सी है वो सॉफ्ट है। लेकिन जब रस्सी एकदम टाइट हो जाएगी तो क्या होगा, इसको चलने फिरने में, घूमने में, जब हम इधर से इधर मुड़ेंगे तो करने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ की जो लिगामेंट है, यहाँ की जो रस्सी है वो फिर बहुत टाइट हो गई है, मतलब स्टिफ हो गई है। इसके कारण हो सकता है नेक में दर्द, साथ ही बोन स्पर्स। इसका मतलब ये है कि अगर इसके बीच की जो रुई है, जिसको हमने बोला स्पाइनल डिस्क, अगर वो डिहाइड्रेटेड हो गई है, सूख करके बाहर निकल गई है, तो बचा क्या, बचा यहाँ पे 2 हड्डी बचा। अब हमारा बॉडी, हमारा जो बॉडी है वो बहुत एडवांस है। अब ये क्या करेगा, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, ये हमारे रीढ़ की हड्डियों को सपोर्ट देने के लिए एक्स्ट्रा बोन बनाने लगेगा, ताकि थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिल जाए। मतलब हमारा बॉडी हमारे लिए काम कर रहा है, ये अच्छी बात है। तो हमारा बॉडी क्या किया, हमारा बॉडी एक्स्ट्रा बोन को बनाने लगा, एक्स्ट्रा हड्डी को बनाने लगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो थोड़ी सी कमजोर हो गई है उम्र के कारण। तो क्या हुआ, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बोन आ गया। जब एक्स्ट्रा बोन आ गया तो लेकिन यहाँ पे दिक्कत एक चीज की ये होती है कि ये जो बीच की रुई है, जिसको हमने बोला स्पाइनल डिस्क, वो फिर सूख गया है, उसकी जो है कमी हो गई है, जिसके कारण ज्यादा यहाँ पे बोन तो आ गया, ज्यादा हड्डी तो आ गई, लेकिन वो जो डिस्क है वो वापस से बन नहीं पाई। जब वो बन नहीं पाई तो आपस में हड्डियों में घर्षण होने लगा, आपस में टकराने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण गर्दन में आपके दर्द होने लगा। उसी को हम बोलते हैं बोन स्पर्स, जाकि जिसमें ज्यादा हड्डियां बॉडी बनाने लगता है, हड्डियों का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है। ये आप समझ गए। तो पॉइंट वाइज सभी को नोट करना है, और स्क्रीनशॉट जो आप कमेंट्स करते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मिनट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इसके बाद हम देखते हैं फोन सबसे बड़ा कारण क्यों है गर्दन में दर्द होने का। तो फोन बहुत सारे लोग देखते हैं, लगभग सभी लोग फोन देखते हैं, और फोन को इस तरह नीचे अपना सर करके देखते हैं और बहुत लंबे टाइम तक देखते हैं। उनको आइडिया भी नहीं होता है कि वो कितने देर से इस तरह सर झुका करके फोन देख रहे हैं। उनको बोलो एक्सरसाइज करने के लिए तो वो व्यायाम नहीं करेंगे, लेकिन फोन को इस तरह उनको देखना है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर जवान हो। तो फोन की वजह से जब गर्दन नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है, तो फोन की वजह से क्या हो रहा है, नीचे झुका हुआ है तो गर्दन पे क्या लग रहा है, गर्दन पे प्रेशर पड़ रहा है। जब लंबे समय तक ये वाली प्रोसेस आप करते रहेंगे तो क्या होगा, गर्दन में दर्द होगा ही। अब गर्दन में जब दर्द होगा तो क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा और आप जाएंगे मम्मी के पास और बोलेंगे मम्मी गर्दन में दर्द हो रहा है। लेकिन रीजन क्या है, रीजन आपका फोन है। आप वहाँ पे बाम लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, और वो जो दर्द है वो ट्रांसफर होकर के फिर कंधों तक चला आता है, और उसके बाद वो हाथ तक फैल जाता है। हाथ में आपको कमजोरी महसूस होने लगती है। तो ये सभी चीज़ों को आपको याद रखना है कि कोई भी चीज़ को आपको लिमिट से ज़्यादा नहीं करना है। आप क्या करते हैं इसका आपको खबर होना चाहिए। तो कारण क्या है, कारण हमने क्या सीखा, धन्नो हंसी सांप के बीन पे।
तो क्योंकि धन्नो नाचती है लेकिन हमारे केस में धन्नो हंस रही है, तो कॉजेज को हम इस तरह से इजिली वे में याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद चौथा हम क्या पढ़ेंगे, चौथा हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें नेक पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो आपका एक्टिविटी है वो आपके बॉडी पे असर डालती है। आप जो करते हैं वो आपके बॉडी पे असर होगा ही होगा। अभी नहीं हुआ है, बाद में होगा, इसीलिए जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको होना चाहिए जानकारी, बिल्कुल। देखिए रिस्क फैक्टर क्या है। पहला तो हो गया आपका एज। अगर आपका एज बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे आप बूढ़े होंगे वैसे वैसे गर्दन में समस्या शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, मतलब व्यवसाय। आपका क्या व्यवसाय है, आपका क्या काम है, आप कौन सी नौकरी करते हैं। क्या आप ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें बहुत देर तक बैठना हो, या फिर बहुत देर तक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे इस तरह सर झुका करके काम करना हो, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। जो लोग मजदूरी करते हैं वो बहुत हेवी चीज़ को अपने सर पर उठाते हैं, तो उनके गर्दन पे क्या है, गर्दन पे भार तो लग रहा है ना, बहुत हेवी चीज़ जब उठा रहे हैं तो जब वहां पे बहुत भारी सामान उनके सर पे होता है तो गर्दन पे प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी उनको नेक पेन हो सकता है। उसके बाद तीसरा क्या है, जेनेटिक। बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जिसमें मम्मी पापा से बच्चों में बीमारियां वापस से ट्रांसफर हो जाती है, तो आपके बच्चों में ना हो, इसीलिए आपको अपना खुद का ख्याल रखना है। इसके बाद क्या कारण है, इसके बाद ऐसे कौन से चीजें हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ज्यादा, स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग। और पांचवा मैं यहाँ पे लिख दूं नेक इंजरी। उसके बाद आपको समझाती हूँ नेक इंजरी। देखिए स्मोकिंग करने के कारण ऐसा माना गया है कि अगर आप स्मोकर है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी हो या फिर सिगरेट हो, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके गर्दन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। हम जानते हैं कि कैंसर भी होता है, फेफड़े में कैंसर हो जाता है, माउथ में कैंसर हो जाता है, लेकिन आपके गर्दन में जो नेक पेन है उसकी समस्या बहुत कम उम्र में आपको होने लगेगी। तो स्मोकिंग बहुत हर तरह से समझे कि एकदम डेंजर ही है, ठीक है, बहुत खराब चीज़ है ये। उसके बाद क्या है, नेक इंजरी। अगर गर्दन में चोट लग जाए, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए या फिर गर्दन में जोर से अगर चोट लग जाए तो भी आपको गले में दर्द रह सकता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले हम एक बार उसको रिकॉल कर लेंगे। पहला क्या है, डेफिनेशन पढ़ा हमने। दूसरा क्या है, सिम्टम पढ़ा, मतलब लक्षण पढ़ा। तीसरा क्या है, कॉजेज और इटियोलॉजी पढ़ा, मतलब कारण पढ़ा। उसके बाद रिस्क फैक्टर, मतलब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनमें ये समस्या उत्पन्न होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसको हमने अच्छे से भी कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम किसी भी डिजीज को कंफर्म करते हैं कि वो आखिर कौन सा डिजीज है, कौन सा बीमारी है जो आपके पेशेंट को है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डायग्नोसिस करेंगे, या फिर इसको हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोल सकते हैं। तो मैं अभी बोर्ड को पहले साफ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होता है। चलिए, तो हम पांचवा क्या पढ़ने वाले हैं। पांचवा जो है वो है डायग्नोसिस। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लूँ डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस या फिर आप इसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं। स्पेलिंग पे ध्यान देना है, स्पेलिंग बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, एग्जाम में भी नहीं करना है और अभी भी नहीं करना, और शॉर्टकट भी नहीं अपनाना है अभी, ठीक है, पूरा पूरा लिखना है जैसे मैं लिख रही हूँ। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, इसमें हम क्या क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इसमें हम कंफर्म करते हैं कोई भी डिजीज को। तो कंफर्म कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। सबसे पहले क्या है, गर्दन में दर्द है, तो गर्दन में जब दर्द है तो गर्दन इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, और फिर इस तरह भी नहीं होगा। अगर हम अपने पापा का जब गर्दन दर्द होता है तो अगर हम इस तरह कर देंगे फटाफट तो एक थप्पड़ पड़ेगा जोर से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम रेंज ऑफ मोशन को चेक करेंगे। जो मैंने अभी आपको इस तरह करके बताया है वो क्या है, वो मोशन है, वो गति है, गर्दन की गति है, कितनी रेंज पे वो घूम पा रही है। अगर दर्द होगा तो जैसे ही हम इस तरह करेंगे वैसे ही उनको दर्द होना शुरू हो जाएगा, मुंह से आ ऊ की आवाज निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है ये, तो इसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन। पहले हम क्या चेक करेंगे, रेंज ऑफ मोशन, मतलब गर्दन की गति कैसी है, बिल्कुल नॉर्मल है या फिर घुमाने में उनको दर्द हो रहा है। तो रेंज ऑफ मोशन हमने देख लिया। दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम इमेजिंग टेस्ट करेंगे, जैसा हर बार करते हैं इमेजिंग टेस्ट।
इमेजिंग टेस्ट में क्या क्या आता है? इमेजिंग टेस्ट में हम जानते हैं कि पहला क्या आता है? एक्सरे। एक्सरे में हम क्या करते हैं? गर्दन की एक्सरे करेंगे। यहाँ की जो हड्डियां हैं स्पाइनल कॉर्ड की, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। गर्दन की जो साथ होती है रीढ़ की हड्डी पीछे से, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। इसीलिए नाम क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। ठीक है, तो एक्सरे करेंगे। एक्सरे में हम देखेंगे गर्दन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, रीढ़ की हड्डी में कोई ट्यूमर तो नहीं है, ताकि वो आगे जाकर के कहीं कैंसर का रूप ना ले ले। और वहां पे क्या है? वहां पे कुछ होता है फ्लूइड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होती है? फ्लूइड भी होता है। तो वहां की जो फ्लूइड है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं है, तो एक्सरे के माध्यम से हम पता लगाएंगे। एक्सरे के माध्यम से हम पता लगाएंगे। ठीक है, स्पीड में बोलने में हो जाता है ये। दूसरा क्या है? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन करेंगे और डिटेल से इसको स्टडी करने के लिए हम सीटी स्कैन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम सीटी माइलोग्राफी। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम सिटी माइलोग्राफी करेंगे। अब सिटी माइलोग्राफी में क्या होता है? सिटी माइलोग्राफी में हम क्या करते हैं? ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी हमारे गले में है, जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे एक डाई होता है। जैसे कपड़ों को हम डाई कर देते हैं ना, अगर व्हाइट है और मन है कि हम ब्लैक शर्ट पहने और वो व्हाइट आ गया तो हम उसको डाई करवा करके ब्लैक करवा लेते हैं, वैसे ही वो डाई होता है। लेकिन ये डाई उससे अलग है, ये बॉडी में डालने वाला डाई है। ठीक है, तो ये जो डाई होता है वो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन से क्या करते हैं? इंजेक्ट करवाते हैं। जब भी हम इंजेक्शन को देते हैं, कोई दवाई को जब हम इसमें डालते हैं रीढ़ की हड्डी में, तो क्या करते हैं? हम बोलते हैं इंजेक्ट करना, मतलब उसमें घुसा देना। तो क्या हुआ? डाई को हम इंजेक्ट कर देंगे गर्दन की रीढ़ की हड्डी में, जिससे कि हमें वहां के सभी चीजों का अच्छे से अध्ययन करने का मौका मिल जाएगा। वहां पे क्या प्रॉब्लम है ये हमें देखने का, साफ साफ हमें देखने का मौका मिल जाता है उस टाइम में जब हम ऐसा करते हैं। तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि सिटी माइलोग्राफी के माध्यम से हम उसको और अच्छे से देख सकते हैं कि आखिर गले के रीढ़ की हड्डियां में क्या प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डियों में, सर्वाइकल में क्या दिक्कत है, जिससे कि नेक पेन की समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इसको हम समझ गए। इसके बाद हम क्या करते हैं? नर्व फंक्शन टेस्ट। अब आपको पता होगा कि ब्रेन और जो, चलिए अब ये जो नर्व फंक्शन टेस्ट है, पहले मैं इसको मिटा दूं। ये जो नर्व फंक्शन टेस्ट है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं? इसमें नर्व्स के फंक्शन को हम टेस्ट करते हैं। अब नर्व्स का फंक्शन क्या होता है? देखिए, जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब यहाँ पे क्या है? बहुत सारी नसें हैं जो कि सूचना को पहुंचाती है। ब्रेन से सूचना हमारे बॉडी तक जाता है। कैसे जाता है? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में भी नस है, तो ब्रेन जो देती है सूचना वो स्पाइनल कॉर्ड के नसों के माध्यम से होते हुए पूरे अंगों तक फैलने लगता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त हैं। ठीक है, तो आपस में मिल करके जब ये काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो मौजूद नसें हैं जो कि सूचना पहुंचा रही है, वो गड़बड़ तो नहीं है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो उसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं आ गई है। इसीलिए हम उसको भी चेक करेंगे कि जो सूचना पहुंचानी थी उसको क्या वो सही से पहुंचा रहा है या फिर नहीं पहुंचा पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो क्या है? हड्डियों में कभी कभी छेद भी हो जाता है, क्रैक भी हो जाते हैं। तो क्या कहीं उस नसों में तो दिक्कत नहीं आ रही है? उसकी वजह से हम नर्व फंक्शन टेस्ट करेंगे। नर्व्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मौजूद जो नसें हैं उसको हम बोलते हैं। इसमें हम दो टेस्ट करते हैं। पहला क्या करते हैं? पहला हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ठीक है, और दूसरा हम क्या करते हैं? नर्व कंडक्शन स्टडी। ठीक है, अब देखिए, पहला हमने क्या किया? इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये क्या होती है? अगर सूचना ब्रेन जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरे बॉडी को अगर पहुंचा रहा है, तो ये जो पहुंचा रहा है वो प्रॉपर जो सूचना ब्रेन से निकल रहा है, क्या एग्जैक्ट वही सूचना पहुंचा रहा है या फिर उसमें कुछ हेराफेरी हो जा रहा है? तो इसको हम इसके माध्यम से चेक करते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी से। ठीक है, उसके बाद नर्व कंडक्शन स्टडी में हम क्या करते हैं? नर्व कंडक्शन स्टडी में हम उसकी गति को चेक करते हैं कि सूचना पहुंचाने की गति कितनी है, या तो स्पीड होगी या फिर स्लो होगी या फिर कहीं दिक्कत होगी, तो प्रॉपर स्पीड है या फिर नहीं है। जैसे अगर हम समझे तो अगर हमारे मोबाइल में क्या होता है? नेटवर्क होती है। तो अगर हम मैसेज भेजते हैं तो अगर नेटवर्क बहुत अच्छी हो तो तुरंत मैसेज आता है, अगर नेटवर्क खराब हो तो मैसेज जाने में बहुत टाइम लगता है, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है या बहुत
थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कैसी स्पीड होती है, तो हम बोलते हैं कि अभी नेट की स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। सेम इसी तरह यहाँ पे क्या पहुंच रहा है, ब्रेन से सूचना पहुंच रही है स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से। तो गर्दन के पास भी तो बहुत सारी नसें हैं, ठीक है। तो जब वो नसें हैं तो उस नसों की जो सूचना है वो प्रॉपर पहुंच रही कि नहीं, वही सूचना पहुंच रही है कि नहीं, सेम टू सेम, या फिर कुछ हेराफेरी हो जा रहा है, इसको हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी से। या फिर नर्व कंडक्शन स्टडी में हम क्या करते हैं, जो सूचना पहुंच रही है उसकी गति कितनी है, स्पीड कितनी है, हम इसको नर्व कंडक्शन स्टडी के माध्यम से समझते हैं। तो इस तरह से हम चेक करते हैं और इस तरह से हम अच्छे से डिटेल स्टडी करने के बाद ही कंक्लूजन पे जाते हैं। निष्कर्ष तभी निकलता है जब हम अच्छे से उसका अध्ययन करें। साथ ही डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डायग्नोसिस के आप किसी को ये नहीं बोल सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम है, जब तक डायग्नोसिस ना हो तब तक, ठीक है। चलिए, तो अब हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। दिमाग में थोड़ा सा आप जोड़ लगाइए, ठीक है। पहला हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ लिया, सिम्टम्स पढ़ लिया, कॉजेस या फिर इटियोलॉजी पढ़ लिया, रिस्क फैक्टर हमने पढ़ लिया, डायग्नोसिस हमने पढ़ लिया। अब हम ये कंफर्म कर चुके हैं कि हमारे पेशेंट को गर्दन में दर्द है। अब क्या करेंगे, अब उसको ऐसे ही घर भेज देंगे? नहीं, हमें उसको घर नहीं भेजना है, क्योंकि वो आपके पास क्यों आया है, आपके पास आया है अपनी तकलीफ लेकर के। तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना है, उसको समाधान बता करके ही घर भेजना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में हम करते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट या फिर आप इसको मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि दवाइयों के मैनेजमेंट के साथ हम किसी भी डिजीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। अगर किसी को गर्दन में दर्द है और हमें पता है कि उसको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो गई है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसकी सीवियरिटी को चेक करेंगे। अब सीवियरिटी का मतलब क्या होता है, पहले आप स्पेलिंग समझिए। स्पेलिंग क्या है, SEVERITY, ठीक है, सीवियरिटी। चलिए, अब मैं इसको करूंगी रब, ठीक है। अब इसको भूल जाइए, लेकिन स्पेलिंग बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेलिंग के कारण ही पूरा सेंटेंस भी गलत हो सकता है और एक स्पेलिंग के कारण ही जो मेडिसिन का नाम है वो गलत हो सकता है। इसीलिए मैं हर लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत स्पेलिंग बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो जब सीवियरिटी को हम चेक करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, हम गंभीरता को चेक करते हैं। अगर गर्दन में दर्द है तो वो कितना दर्द है, ज़्यादा दर्द है, कम दर्द है, या बीच बीच वाला है, मतलब माइल्ड है। बीच बीच वाला का मतलब क्या होता है, माइल्ड है। ज्यादा होगा तो क्या होगा, बहुत सीवियर होगा, या बहुत तेज दर्द है कि उसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सीवियरिटी। तो मैंने क्या लिखा, चेक सीवियरिटी, ठीक है। सीवियरिटी मतलब आपको कोई भी डिजीज की गंभीरता को देख करके ही मेडिसिन लेना है। जैसे आपको जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। जब कम भूख लगती है तो क्या करते हैं, कम खाते हैं। और जब बीच बीच वाला होता है तो बीच बीच वाला जैसा खाना ही होता है, ऐसे ही होता है। तो उसी तरह जब हम मेडिसिन देंगे तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मेडिसिन की अमाउंट ज़्यादा होगी, डोजेज ज़्यादा होंगे, और कम है तो अमाउंट कम होगी, डोज कम होंगे, और बीच बीच वाला है तो अमाउंट बीच बीच वाला होगा। सेम ऐसे ही, इसीलिए हम पहले सीवियरिटी को चेक करते हैं, उसके गंभीरता को चेक कर लेंगे। अब हमें पता लग गया कि पेशेंट को किस टाइप की गंभीरता है, मतलब कैसा है उसका, कम है, ज्यादा है, कैसा है, बीच वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद दूसरा हम अगर देखें तो हम अगर मेडिसिन देते हैं, मतलब मेडिकेशन बोलते हैं उसको, अगर हम मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन में हम क्या क्या दे सकते हैं। पहला हम दे सकते हैं नसेड्स, NSAIDs, ठीक है। अब नसेड्स का मतलब क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर गर्दन में सूजन है और दर्द है, अब जब दर्द होगा तो सूजन भी होगा, यहाँ पे जाहिर सी बात है, जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे सूजन होता है, स्टिफनेस हो जाती है, गर्दन बहुत कड़ा कड़ा फील होता है, इस तरह घुमाने में बहुत तेज दर्द होता है, ठीक है। तो ये जो दवाई होती है वो सूजन के खिलाफ काम करती है। अब हम नसेड्स दे सकते हैं, जिसमें क्या आता है, आइबुप्रोफेन, इसमें आता है दवाई, इसमें भी बहुत सारी दवाइयाँ होती है इसके अंडर, तो हम नसेड्स दे सकते हैं। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं नॉर्मली कि आप नसेड्स दे दीजिए, ठीक है। दूसरा हम क्या दे सकते हैं, दूसरा हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स,
स्टेरॉइड्स। इसका मतलब क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का मतलब ये है कि आप इंजेक्शन दे सकते हैं स्टेरॉइड्स की, जिससे उसको पेन कम हो, जिससे उसको दर्द कम हो। गर्दन में अगर प्रॉब्लम है तो वहां पे दर्द तो हो रहा है पेशेंट को, तो उसको दर्द कैसे कम हो, तो आप इंजेक्शन दे सकते हैं स्टेरॉइड्स की। ठीक है। तीसरा आप क्या दे सकते हैं? एंटी सीजर ड्रग्स आप दे सकते हैं। मतलब समझिए, मतलब ये कि जैसे बोलते हैं किसी को चमकी आता है या फिर किसी को झटके लगते हैं, बॉडी बहुत अचानक से कूदने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं ना कि सीजर आ गई है, सीजर हो गया है। बहुत तेजी से जब वो कांपने लगता है, फिर कुछ एक्टिविटी करने लगता है, तो उसमें हम उसके खिलाफ दवाइयां दे सकते हैं। इसमें कुछ दवाइयां यूज की जाती है। अब उस दवाइयों के नाम की अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन इस टाइप की दवाई दी जाती है, ये जानकारी आपको देनी है। ठीक है। उसके बाद क्या है? एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट, जो डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उनमें जो दवाइयाँ दी जाती है वो आप दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स आप दे सकते हैं। पहला आपने क्या किया? अब ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं तो पहला आपने क्या किया? पहला आप उसकी सीवियरिटी को चेक कर लिए। ठीक है, तो कितनी गंभीर है प्रॉब्लम। दूसरा आप मेडिकेशंस दे दिए, और तीसरा आप क्या कर सकते हैं? मेडिकेशंस में मैंने इतने सारे दवाइयों के नाम बताए हैं। तीसरा आप उनको बोल सकते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज। अब देखिए, जब भी गर्दन दर्द होता है तो दवाइयाँ ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जो व्यायाम होता है वो सबसे कारगर होता है। क्यों? क्योंकि व्यायाम के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पेन है तो जब आप उनको स्ट्रेच करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं गर्दन को, इधर से उधर, इधर से उधर, तो क्या हो रहा है? वो एक तरह से क्या हो रहा है? इसके लिए ये प्रैक्टिस है कि आप इस तरह कर रहे हैं, तो एक तरह से प्रैक्टिस बन जाती है, बॉडी के मूवमेंट की प्रैक्टिस होने लगती है। तो जो एक्सरसाइज है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। क्यों? क्योंकि कोई भी डिजीज हो, आप अगर एक्सरसाइज करते तो बहुत हद तक ठीक हो जाती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? अगर एक्सरसाइज, अगर मेडिसिन और बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से भी अगर ठीक नहीं होता है ये प्रॉब्लम, जो गर्दन की दर्द है, तो लास्ट में जब उसको बहुत तेज दर्द है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, रहा नहीं जा रहा है, तो लास्ट में हम सर्जरी करते हैं। ऐसे हम नहीं करते हैं, सबसे लास्ट में करते हैं जब पेशेंट को बहुत तेज दर्द है और उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है उसका पेन, तब हम करते हैं। लेकिन ऐसे हम इसी तीन को देखते हैं। नॉर्मली हम यही दो को मेडिकेशन देते हैं या फिर एक्सरसाइज बोलते हैं उसको पेशेंट को करने के लिए, या फिर आप बर्फ से सेक सकते हैं जहाँ पे दर्द है, या फिर आप हॉट जो वाटर होती है उससे आप सेक सकते हैं, गर्म पानी से सेक सकते हैं। तो ये भी सहायता करती है ब्लड फ्लो को सही करने में। लेकिन जो एक्सरसाइज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं होता है तब हम जाकर के सर्जरी करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट्स करें, और कंपटीशन के लिए मैं जल्द ही आप लोगों के सामने बैच लेकर के आऊँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।